एवरीवन, मैं हूँ इरफान अजीज भुट्टा और ये है मेरे दोस्त मोहम्मद सरफराज। और आज हम दोनों मिलके आपके सामने आइस स्टॉक स्पोर्ट, जो एक नया स्पोर्ट नमूदार हुआ है, उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि ये स्पोर्ट कब तवल्लुद हुआ और इस स्पोर्ट की आगे क्या रुख रकान रहेगा और ये स्पोर्ट कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे मोहम्मद सरफराज से। सरफराज साहब जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप इस स्पोर्ट में कैसे आए? मैंने स्टार्ट एक्चुअली 2014 से किया है। 2014 में मैं रग्बी खेल रहा था। हमारा टूर्नामेंट चल रहा था गुलमर्ग में, और गुलमर्ग में उस टाइम पे डेमोन्स्ट्रेट हो रहा था आइस स्टॉक स्पोर्ट। तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आइस पे चल रहा था। और जैसे आपको पता है विंटर्स में हम ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं रहते हैं ना, तो विंटर्स में ऑलमोस्ट सब कुछ बंद ही हो जाता है। मतलब स्पोर्ट्स का यहाँ पे बर्फ होती है तो यहाँ पे सब कुछ बंद ही हो जाता है। तो वहाँ पे हम खेल रहे थे, तो वहाँ पे मैंने देखा आइस स्टॉक का, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये गेम। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। मतलब 2014 से? जी, 2014 से। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है कि गेम का नाम आइस स्टॉक क्यों है और ये कब पैदा हुई है? ये गेम कब से कायम मुकाम है? मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा से बता देता हूँ, क्योंकि पूरी हिस्ट्री अभी तक किसी को पूरी नहीं पता है। लेकिन ऐसा है कि इसकी जो पहली फेडरेशन बनी है वो 1936 में बनी है, आइस स्टॉक की फेडरेशन। जबकि बहुत सारी फेडरेशन उस टाइम से जर्मनी में। ओके, जर्मनी से 1936 में। जी जी। और ये गेम है, ये एक्चुअली मतलब हिस्ट्री गोज बैक टू, ये 1192 से है। उस टाइम पे एक रहा करते थे क्रूसेडर थे, रिचर्ड लाइनहार्ट। जब उनको पकड़ा गया था तो उस टाइम का जिक्र आया है, एक पोप सेलेस्टीन III के नाम से है, तो उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था। तो तब से मतलब इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी जाती है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो करीब 800 साल से इस गेम की हमें मुशाबत मिलती है कि ये गेम 800 साल से चल रही है। बिल्कुल, 800 साल से करीबन ये चल रही है। लेकिन एज अ फेडरेशन ये 1936 से चल रही है। 1936? जी जी, एज अ प्रॉपर स्पोर्ट। एज अ प्रॉपर स्पोर्ट, जी, बढ़िया। तो आइस स्टॉक के बारे में और भी जानते रहेंगे। आप हमारे मेहमान हैं, एक कप चाय भी हो जाए साथ साथ में। थैंक यू। तो आइस स्टॉक का नाम आइस स्टॉक क्यों है? एक्चुअली जो ये गेम है ये आइस पे खेली जाती है, तो इसलिए आइस। और जो हमारा इक्विपमेंट है, जिसका मेन प्लेइंग इक्विपमेंट है, उसको स्टॉक बोलते हैं, तो इसलिए इसको आइस स्टॉक बोलते हैं। ओके, जी, आइस स्टॉक बोलते हैं। जर्मनी में इसका कोई अलग से नाम? हाँ, वो क्योंकि वो अपनी जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो आइस स्टॉक बोलते हैं। आइस स्टॉक शीबैंड मतलब आइस स्टॉक स्पोर्ट। इंडिया में या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में हम इसको सीधे आइस स्टॉक ही बोलते हैं, तो वो आइस स्टॉक बोलते हैं। तो जब आपने शुरू किया, क्या आपको जर्मनी सीखनी पड़ी को समझने के लिए? बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो सीखनी पड़ती है, और उसमें कोई भी हर्ज नहीं है अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसमें। मुझे भी ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा जब से मैंने इसको देखा है। तो और कुछ जानना चाहते हैं आपसे, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको क्या पता है? बिल्कुल, जो इसकी पहली चैंपियनशिप हो गई थी, इसका सबसे पहला जर्मन चैंपियनशिप हो गई थी, वो 1936 में हो गई थी। 1936? जी, पहली जर्मन, लेकिन वो जर्मन चैंपियनशिप ही हुई थी। उसमें बाकी कंट्रीज भी आई थी, लेकिन वो जर्मनी में ही हो गई थी। उन्होंने आपस में ही, जो जर्मन स्पीकिंग थे, उन्होंने आपस में चैंपियनशिप कराई थी। उसके बाद इसकी यूरोपियन चैंपियनशिप 1991 में हुई थी, 1951 में। 1951 में इसकी पहली यूरोपियन चैंपियनशिप हो गई थी, और सबसे पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप इसकी 1983 में हो गई थी। ओके, 1983 में इसकी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई थी। मतलब ये बहुत पुरानी गेम है, इसका बहुत अच्छा मतलब एक कल्चर है इस गेम का। तो गेम के बारे में जानने से क्या हम जान सकते हैं कि इस गेम को कैसे खेलते हैं? और सब उससे पहले मुझे लगता है कि गेम को कैसे खेलते हैं हमें जरूरी सोचना पड़ेगा कि गेम किस चीज से खेलते हैं, किस चीज से खेलते हैं, उस चीज का नाम क्या है। वो तो ज्यादा मैं बड़ा मसरत हूँ, आप अगर इस बारे में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये हमारे कुछ मेन इसके इक्विपमेंट्स है। ये हैंडल है, ये स्टॉक है, और ये प्लेट है। और आपसे ज्यादा इसको कौन अच्छे से डिफाइन कर पाएगा, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए क्या है।
ओके जैसे कि एक जो हमारे शाकीन है या जो नए नए खिलाड़ी आने वाले हैं उनके लिए एक छोटी मोटी ज़हनियात कि बिगनर्स जिसे हम बोलते हैं बिगनर्स लेसन, तो ये हैंडल है जिससे इस स्टॉक को कंट्रोल किया जाता है। इसका एक सॉफ्ट मटेरियल से ग्रिप बना हुआ है और इस हैंडल के 5 से 6 अलग अलग किस्म है, जिससे इस हैंडल का संतुलन देखा जाए कि ये हैंडल कितने संतुलित रहती है, ये ऊपर की तरफ संतुलित है या नीचे की तरफ संतुलित है। जैसे ही आप इस गेम में महारत हासिल करेंगे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे किस किस्म का हैंडल इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा शॉट स्लो जाना चाहिए या मेरा शॉट बिल्कुल फास्ट जाना चाहिए, उस हिसाब से खेलने की कोशिश में ये हैंडल करीब राउंड अबाउट मुझे लगता है सरफराज साहब 700-800 ग्राम के आसपास होगा। हाँ, ये 800 ग्राम के करीब होता है। और जैसे अभी सरफराज भाई ने बोला है कि इस गेम के बारे में हमने भी काफ़ी कुछ पढ़ा और देखा। ये स्टॉक बॉडी है जिसका वजन करीब 2.25 किलो से 3.5 किलो के आसपास की रेंज का होता है। डिपेंड करता है कि कौन खेल रहे, मर्द खेल रहे हैं, औरतें खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं या बूढ़े खेल रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाता है। और ये बिल्कुल एकदम स्टील मटेरियल है, एकदम हार्ड मटेरियल है और ये पीवीसी का बना हुआ है, अंदर से बिल्कुल रबर है, जर्मन टेक्नोलॉजी है। आप जानते हैं जर्मनी कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं, जहां तक मुझे याद है उनके सेकंड वर्ल्ड वॉर की टैंक्स अभी तक चल रही है सुनने में आया है। और ये है उसके प्लेट्स और ये एक समर प्लेट है। इसमें अलग अलग वेरिएशन करीब 19 टाइप की वेरिएशन होती है। इसमें प्रॉपरली एक नंबर लिखा होता है जिससे ये डिनोट होता है कि ये कितना फास्ट स्पीड में खेलेगा या कम स्पीड में खेलेगा। अब मैं सरफराज भाई को गुजारिश करता हूँ कि वो उसको एसेंबल करके बताए हमें गेम के बारे में और इसको कैसे खेलते हैं या इसका यूज कैसे करते हैं हम। बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये प्लेट है इसका, प्लेट पे हम स्टॉक को रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको बंद करना होता है इससे। तो ये हो गया हमारा स्टॉक तैयार खेलने के लिए। तो चलिए शाकीन के लिए खेला कैसे जाता है इसके साथ में हम एक छोटा सा वीडियो भी इसके बाद में लगा देंगे कि आपको पता चलेगा कि खेल कैसे खेलते हैं। अब खेल कैसे खेलते हैं एक ज़मीनी तौर से सरफराज भाई इसके बारे में डिटेल में बताएं। बिल्कुल सरफराज भाई इसमें क्या क्या पैटर्न होते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं? गेम के मेनली 2 फॉर्मेट्स हैं, 3 है। सबसे पहला है टीम गेम होता है जिसमें टीम्स खेलती है आपस में, डायरेक्ट कंपटीशन होता है 2 टीम्स के बीच में। और एक और होता है कॉम्पिटिशन जिसको हम टारगेट कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है। उसमें आपको स्कोरिंग करना होता है स्कोरिंग के हिसाब से। और तीसरा हमारा होता है डिस्टेंस, वो बहुत सिंपल है, आपको जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना है। तो चले पहले एक सिंपल से ही शुरू किए तो लेट्स होप कि हम जानना चाहेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला आप चाहे तो उसको रख सकते हैं इजी आराम से आगे रखिए। तो हम शुरू करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से। जो अभी आपने बोला लॉन्ग डिस्टेंस में असली में मतलब मुद्दा क्या है, गेम का मुद्दा क्या है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे उसका है कि सबसे दूर आपका जाना चाहिए, ठीक है। ओके, आपका स्टॉक सबसे दूर जाना चाहिए। और उसमें पहले से उन्होंने प्लेट रखा होता है, ये नहीं कि आप कोई भी प्लेट यूज कर सकते हैं। उसमें पहले से प्लेट होता है, ब्लैक वाला प्लेट आप यूज कर सकते हैं। और उन्होंने पहले से ही सारा कुछ ये बना के रखा होता है, आप उसी को यूज कर सकते हो, आप उसके अलावा और भी कुछ यूज नहीं कर सकते। तो क्या आपके कहने का मतलब कि आप सिर्फ अपना हैंडल इस्तेमाल कर सकते हो, जो स्टॉक की बॉडी है या जो स्टॉक का प्लेट है, वो जो खेल को चलाने वाले हैं उन्होंने पहले ही प्री डिफाइन कर लिया होता है कि सारे एक ही स्टॉक बॉडी और एक ही प्लेट से खेलेंगे ताकि हम इसको यूनिफॉर्म रख सके। अच्छा, इसके फील्ड जो है, जो आपने बोला सबसे दूर फेंकना, क्या ये हवा में फेंकना है, क्या ये कैसे फेंकना है और कितना दूर कितनी जगह में फेंकना है? जी बिल्कुल, इसको स्लाइड कराना होता है, ठीक है। हम इसको स्विंग करते हैं, पहले बाजू को स्विंग करते हैं और फिर लास्ट में इसको पूरा नीचे छोड़ के स्लाइड कराना होता है। और स्लाइड क्या कराना होता है कि ये वॉबल ना हो ज्यादा, क्योंकि जितना ये बैलेंस रहेगा उतना आपका स्टॉक दूर जाएगा, ठीक। और आप कोशिश करते हैं कि जितना दूर हो सके उतना दूर जाए, ये लॉन्ग डिस्टेंस का है। बाकी गेम्स में हमारा डिफरेंट रहता है। हमारा इसमें फील्ड के डायमेंशंस क्या रहने चाहिए? फील्ड का डायमेंशन तो आपको ही पता है कि आपका 10 मीटर ऐसे रहना चाहिए विड्थ में, और लेंथ में तो बहुत ज्यादा है। क्या आपको कुछ याद है ज़मीनी तौर पे कि इसका अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या है?
अभी तक का सबसे जो इसका लॉन्गेस्ट मैंने देखा है वो 154 मीटर्स है। 100 से 154 मीटर, जी बिल्कुल, करीब करीब 1.5 फुटबॉल ग्राउंड। और ये कोई आसान चीज नहीं है, करीब बिल्कुल। 6.25 किलो के आसपास का वजन है। बिल्कुल। और उसको आपने स्किट फ्रिक्शन के साथ में स्किट करके वो भी आइस पे करना है, तो इसके लिए तो बहुत दमखम चाहिए होता बहुत है। ज्यादा दमखम चाहिए आपको। बॉडी का कोर आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बैक स्ट्रांग होना चाहिए और आपकी फोर आर्म बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके ये मतलब आप और वो तो छोड़िए, आपका मतलब जो आपका मेंटल कैपेसिटी है, फोकस होने, वो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोकस वाली गेम है। अच्छा सरफराज भाई, ये लगाने के लिए आपको कितनी बार मौका मिलता है? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ये कॉम्पिटिशन खेल रहे हम हो। अभी इसी की लॉन्ग डिस्टेंस की अगर बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपको 5 चांसेस मिलते हैं। ओके, तो 5 बार में जो मेरा सबसे अच्छा वाला होगा वो माना जाए। बेटर होगा, हाँ। तो जो आपको 5 बारी मौका मिलेगा, 5 बारी आपने जितना दूर हो सके उतना दूर। तो सरफराज भाई, एक पर्सनल क्वेश्चन, आपका अभी तक का रिकॉर्ड क्या है? मैं अभी इसमें लॉन्ग डिस्टेंस में मैंने अभी किया नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। मैं अभी टीम टारगेट में हमेशा पार्टिसिपेट करता हूँ। क्या इसमें अलग होता है, जैसे हमारे क्रिकेट में बैट्समैन अलग होता है और कीपर अलग होता है, या हमारा बॉलर अलग होता है? बिल्कुल, वो तो रहता ही है इसमें भी, क्योंकि आपका प्री डिफाइंड रोल रहता है। लेकिन आप जैसे क्रिकेट में भी रहता है, कभी कभी कोई फील्डर भी कीपिंग करता है, क्योंकि कीपर इंजरी हो गया तो कोई और भी खेल सकता है। तो इसमें वैसा ही है कि आपको हमेशा ऑलराउंडर रहना पड़ता है। बट आपकी एक स्पेशलिटी, हाँ, स्पेशलिटी एक होनी चाहिए आपकी। ओके, एक स्पेशलिटी होने के साथ साथ में आपका ये हो। चलिए, यह एक हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट रहा लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको आपने बखूबी समझा होगा। एक शॉर्ट डिफाइन में मैं एक बार फिर बता दूं, एक लॉन्ग डिस्टेंस में आपको कोई 5 फीट और करीब 100-150 फीट की लेंथ में आपको ये स्लाइड करना पड़ता है स्टॉक, जितना आपसे दूर हो सके। 5 बार आपको मौका मिलेगा, 5 बार में जो सबसे ज्यादा आपका रिकॉर्ड रहेगा वो माना जाएगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम लग रहा है। अभी थोड़ी देर बाद आपसे फिर बात करेंगे इसके नेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में, तो इस बारे में भी हम बात करते रहेंगे। तो मुझे बताइए, आपने अभी इसके बाद बोला इसका एक फॉर्मेट है जिसको आप बोलते हैं टारगेट। टारगेट क्यों बोलते हो? टारगेट में है क्या चीज? उसमें क्योंकि आपको टारगेट्स मिलते हैं, आप फ्रीली नहीं खेल सकते। जैसे आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्राई करना होता है, सबसे दूर जाना चाहिए, लेकिन इसमें आपको पर्टिकुलर टारगेट्स मिलते हैं और उन टारगेट्स पे आपको या तो हिट करना होता है या तो आपको स्टॉप करना होता है। ठीक है, जैसे उसमें 4 राउंड्स रहते हैं। जो पहला राउंड रहता है उसमें बुलजाई को हिट करना पड़ता है, बुलजाई के पास रोकना पड़ता है। तो आपके कहने का मतलब एक प्री डिफाइंड एक ऑब्जेक्ट छोटा सा रखा जाता है, आपने उस ऑब्जेक्ट को एम करके उस चीज पे ऊपर टारगेट करना है। जैसे वो शूटिंग रहते हैं ना, शूटिंग एग्जैक्टली वैसे ही है। तो कहने का मतलब कि जो जितना नजदीक जाएगा आप अपने मार्क्स लोगे। अगर आप उससे थोड़े दूर गए तो थोड़ा कम होता रहेगा, उससे दूर गए तो और कम होता रहेगा, उससे दूर। तो कहने का मतलब अगर हम कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसका मतलब है कि जो टीम गेम है तो ये टीम गेम की तैयारी है। तो ये एक तैयारी वाला टूर्नामेंट है जिसके बाद आप टीम गेम में जा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, जो भी इस गेम में आता है ना, तो हम उसको पहले यही सिखा देते हैं। इसके कितने राउंड होते हैं? इसमें 4 राउंड होते हैं टोटल। और कोई खुसूसन कुछ राउंड या कुछ खुसूसी काम करने के लिए? बिल्कुल, इसमें हम हर कोई 4 प्लेयर्स इसको 4 राउंड को खेलते हैं। ठीक है, अकेले में भी कोई खेल सकता है, लेकिन जो असली होता है इसका कॉम्पिटिशन वो टीम टारगेट रहता है। ठीक है, टीम टारगेट, उसमें पहला प्लेयर आता है, उसको सबसे ज्यादा मोस्ट करना पड़ता है कि जो हम मैं टोकूंगा आपको, मोस्ट करना किसको आप बोलते हो? मोस्ट जो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रोकना पड़ता है। हिट नहीं, मतलब आपको किसी को हिट नहीं करना है, स्टॉक को या किसी चीज को हिट नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको रोकना है। तो पर्टिकुलर जगह आप किसको चुनोगे, किसको रखते हो पर्टिकुलर? हाँ, वहाँ पे हमारा एक आइस स्टॉक में एक चीज रहता है जिसको हम डॉबे, जर्मन में उसको डॉबे बोलते हैं। इंडिया और जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होती है वहाँ पे हम उसको पक बोलते हैं, और हमने इंडिया में उसको आसान बनाने के लिए रानी बना दिया है। हाँ, ये सबसे आसान तरीका है कि रानी को जीतने के लिए हर कोई कोशिश। सबसे ज्यादा करीब जो रानी के रहेगा वही जीत के है। ये बात असली में लागू होती है कि जो रानी के करीब रहेगा वही बादशाह है। वही बादशाह है। तो कहने का मकसद है आपका कि रानी के आस जो पहला राउंड है उसमें आपको कोशिश करना है
कि ज्यादा से ज्यादा रानी के पास जाए। पहले राउंड में आपको कितनी बारी थ्रो करने को मिलता है? जी बिल्कुल, आपको पहले राउंड में आपको 6 मिलते हैं, Okay. 6 मौके मिलते हैं। तो 6 मतलब 6 मौके में आपको हर बार खेलने को मिलेगा और हर बार आपको पॉइंट भी मिलेंगे, या इसमें भी जो 6 में से सबसे बेस्ट है उस पे? नहीं, आपको हर शॉट रहेगा वो काउंट होगा, क्योंकि आप 60 पॉइंट्स में मैक्सिमम ले सकते हैं। मतलब हर शॉट में मेरे 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट मिल मतलब अगर 10 पॉइंट मुझे तभी मिलेंगे जब मैं बिल्कुल रानी के पास में खड़ा हूं। और अगर थोड़ा दूर हो गया तो 8, 7, 6, 5, 4, 8, 6 फिर 4, 2 ऐसे ही। ठीक, तो मतलब कि मैं मैक्सिमम एक राउंड में 60 पॉइंट ले सकता हूँ। बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा चूक गया तो थोड़े से कम होते रहेंगे। बिल्कुल, वो तो होता है। गुड। तो इसके बाद आता है इसका दूसरा राउंड। इसका दूसरा राउंड जो रहता है वो शूटिंग का राउंड रहता है। सरफराज भाई, हम बात कर रहे थे राउंड 2 के बारे में। जी। तो जो इसका राउंड 2 होता है वो कैसे खेला जाता है, या उसमें क्या क्या खुसूसियात होती है? बिल्कुल, जो राउंड सेकंड होता है ना, इसमें आपको एक डमी टारगेट मिलता है। ठीक है, उन्होंने डमी स्टॉक रखा होता है, वो अपोजिट टीम का किसी का नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक डमी स्टॉक रखा जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और आपको क्या करना होता है, आपको अपने स्टॉक से हिट करना होता है। और वो डिपेंड करता है कि आपकी हिट उसको आनी चाहिए, और अगर वो बाहर चला गया, हाउस से बाहर चला गया, तो उसमें आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन आपका इन हाउस रहना चाहिए, आपका जो स्टॉक है वो इन हाउस होना चाहिए। हाँ, अगर दोनों बाहर चले गए उस हालत में, तो आप लोग कहने का मतलब है कि आपको एक स्पेशल टारगेट दिया जाता है, एक स्पेशल एंगल पे आपको मारना पड़ता है। आपकी कैपेबिलिटी ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलता है राउंड 2 में। बिल्कुल, वहीं पे पता चल जाता है कि आपकी स्किल्स क्या है, क्योंकि स्किल्स गुड। तो इसके बाद आता है इसका राउंड 3। जी। तो थर्ड और फोर्थ राउंड उसके स्पेशल्स तो आपसे अच्छा कौन बोल सकता है उसके बारे में? ओके, जैसे सरफराज भाई ने अभी बोला कि इसमें हर राउंड में, जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं, एक हमारा फॉरवर्ड प्लेयर होता है, एक बैकर होता है, एक हमारा गोलकीपर होता है। तो इसी तरह इस गेम में भी हमारे पास 4 डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं। जो पहला प्लेयर होता है, जो सबसे मोस्ट करता है, या जो सबसे रानी के पास में जाने की कैपेसिटी रखता है, या जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मारता है, तो वो राउंड 1 खेलता है, उसे हम बोलते हैं जो मोस्ट करता है। या अभी जो सरफराज भाई ने बोला, जिसकी स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, राउंड 2 खुद रह चुके हैं। रिसेंट वर्ल्ड कप में उन्होंने एज अ शूट आउट स्पेशलिस्ट खेला था राउंड में। तो राउंड 2 में तो इसी तरह जो इसका तीसरा राउंड है, दैट इज कॉल्ड फॉरमोस्ट, तो जिसमें आपकी कैपेसिटी देखी जाती है एक्यूरेसी की, कि जो आपकी रानी है उसको बिल्कुल फील्ड के छोर पे रखा जाता है, ताकि आप बिल्कुल उस तक जाए, लेकिन आप इतने सदे हाथ से खेले कि आप उस कॉर्नर से बाहर ना जाए। मतलब कहने का मतलब है कि आपके स्किल का पूरा लेखा जोखा दमखम टेस्ट किया जाता है, ना कि सिर्फ आपका पावर, ना कि सिर्फ आपकी एक्यूरेसी, ना कि सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी, ना कि सिर्फ आपका फोकस। कुल मिला के एक यक जुमला देखा जाता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है स्कोर करने की। और हर जितने भी इसमें चारों राउंड है, चारों राउंड में 6-6 शॉट मिलते हैं, और हर शॉट में आपके पास 10 मार्क्स कवर करने की सलाहियत होनी चाहिए। तो हम मोटा मान के चले तो हमारे पास 24 शॉट होते हैं, और 240 का स्कोर जो मैक्सिमम हम एक में कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी, हम तीसरे राउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यदि आप रानी से थोड़ा सा भी चूके, 1-2 इंच उधर इधर गए, तो आपको कम होता जाएगा, 8 स्कोर मिलेगा। उससे थोड़ा कम हो गए तो 6 मिलेगा, उससे थोड़ा कम हो गए तो और कम मिलेगा। तो उसके बाद आता है हमारा राउंड नंबर 4। राउंड नंबर 4 उसको हम द मोस्ट डिफिकल्ट राउंड बोलते हैं, क्योंकि राउंड नंबर 4 जो है उसमें आपको जिसको हम बोलते हैं स्पेशल शॉट, आपकी कलाबाजी देखने का मौका मिलता है। और कलाबाजी कराना कोई आसान खेल नहीं है। एक इतने 6 किलो के भारी स्टॉक से, वो भी 30-35 मीटर की दूरी पे, आपको हर शॉट एक सुई की एक्यूरेसी से खेलना है, और उसमें आपको कलाबाजी दिखानी है।
कलाबाजी मतलब कि किसी शॉट में आपको अपना स्टॉक उसको सिर्फ छू के, उनके डमी स्टॉक को छू के अपना रानी के पास जाना है, या कई सारों में उनके ही डमी स्टॉक को रानी के पास पहुंचाना है, या कई स्टॉक में आपने ये देखना है कि आप उसको कितना पीछे या कितना आगे धकेल सकते हो। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा जो शेड्यूल है, ये जो टारगेट कंपटीशन का, ये एक आदमी को तैयार कर देता है हर तरीके से, हर लिहाज से, ताकि जब आप टीम गेम में उतरे और एक प्रॉपरली एक गेम खेले, एक स्ट्रेटेजी के साथ गेम खेले, ताकि आप उसका हर शॉट, हर जो आपने टेक्निक लगाई है या हर जो टेक्निक में आपने जिसमें महारत करी है उसको आप सही से खेले। ये एक आपको मुसल्ला कर देती है, ये राउंड आपको एकदम तैयार कर देती है उसके बारे में। तो ये था हमारा राउंड 2। अब इसके बाद हमारा आता है फाइनल। मुझे पहले बताइए, आपका इन चारों राउंड में आपका फेवरेट राउंड कौन सा है? मेरा फेवरेट राउंड तो राउंड 4 है, बट राउंड 4 कोई आसान खेल नहीं है, ये तो लोहे के चने चबाना है। बट मेरी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो राउंड 1 मेरा अच्छा हमेशा रहा है। राउंड 1 में मेरा, आपका तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा था माशाल्लाह। राउंड 1 की स्कोरिंग एक्यूरेसी सधे हुए हाथ से माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कोरिंग रही है। बट मैं हमेशा मेरे दिल में ये रहता है कि मैं कोशिश करूं कि मैं राउंड 4 का स्पेशलिस्ट बनूं, और राउंड 4 एक जिसके कंधे पे सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, या जो कभी कभी हमारे साथ फराज भाई खेल जाते हैं, कैप्टन पारी जिसको हम बोलते हैं, तो उस पारी वाला एक्यूरेसी ले आओ। क्योंकि देखिए ये जो गेम है इसमें आपके ऊपर कोई एज का बार नहीं है कि आप किसी भी एज में खेल सकते हो। मेरे हिसाब से ज्यादा मैच्योर लोग इस गेम को बहुत आसानी से खेल लेते हैं, हालांकि छोटे बच्चों से, मैं नहीं कहता छोटे बच्चे नहीं खेल सकते। लेकिन जो इसमें क्योंकि फोकस जो चाहिए होता है वो बड़ों में ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे वो जल्दी मतलब वो फोकस खो जाते हैं। उनको कभी उनको जब आपका अगर हम बोलेंगे आप दिन भर खेलते रहो, आप खेलते रहोगे फुल फोकस करो। क्योंकि अगर बच्चे को देते ना 6-12 या 24 या 50 शॉट के बाद वो बोलता है कि यार नहीं आप नहीं, मतलब वो फोकस खो जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, ये एक चीज अगर हम इस गेम में देखें तो, क्योंकि जब हम इस गेम में जो मेन इवेंट है इसका टीम गेम, जब हम टीम गेम पे आते हैं सरफराज भाई, तो हमें मुझे लगता है जहां तक मुझे याद है तो हम करीब 8 से 10 घंटे कंटिन्यू खेलते हैं इस गेम पूरा। और 10 घंटे अगर आपके जो आप अपोनेंट टीम के 4 बंदे हैं और आप 4 बंदे हो, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हर खिलाड़ी एक शॉट 1.25 मिनट में या 1 मिनट के आसपास भी ले, तो आपको हर 6 मिनट या 7 मिनट में आपको एक शॉट खेलना पड़ता है। तो हर 6-7 मिनट के बाद 1 मिनट आपका आ जाता है, और यही चीज आपको पूरे 10 घंटे तक वो भी बिल्कुल एकदम फोकस के साथ में खेलना पड़ता है। और ये गलती का 1% चांस नहीं रहता है, क्योंकि आपको वो शॉट पता होता है कि आप एक शॉट की वजह से पूरा मैच भी हार सकते हैं, और आप एक गलत शॉट की वजह से मैच हार सकते हैं, और एक सही शॉट की वजह से मैच जीत भी सकते हैं। शायद आपको याद हो जर्मनी में हम जहां तक मुझे याद है परसों वाला टूर्नामेंट, तो जो लास्ट वाला मैच चल रहा था, हम पिछले 3 राउंड तक कंटिन्यू हम लेवल 3 पे थे, और एक छोटी सी गलती, हमारा जो चौथा प्लेयर है, मैं नहीं बोलूंगा कि वो नहीं कर पाया, कैपेबल नहीं था, बट दैट वाज नॉट हिज डे। कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 हो जाते हैं, तो वी मिस द शॉट एंड वी मिस द मेडल, जिसका मुझे बहुत दुख है कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतने से मेडल टैली से रह गए। तो लेकिन हम हमेशा, हमारी ट्राई रही है कि हम हमेशा मेडल के लिए जाए। हमारा हमेशा टारगेट रहा था गोल्ड मेडल का ही, लेकिन कभी क्योंकि हो नहीं पाता है, क्योंकि कभी आपका दिन नहीं होता है, तो उसकी वजह से आप कभी पीछे रह जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है। कभी आपको इतनी मेहनत करने के बाद भी लास्ट के दिन आपका लक साथ नहीं देता है, बिल्कुल, या कभी आपकी इंजरी हो जाती है और आप प्रॉपरली आप तो दिमाग नहीं खेल पाते हैं, या बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें, बॉडी कभी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि आप 10 घंटे बर्फ पे खड़े हो, क्योंकि वो उस टाइम पे ठंड बहुत रहती है, वहाँ पे तो माइनस हमेशा रहता है। ये तो यहाँ पे हम मतलब श्रीनगर में तो हमको ज्यादा सरफराज भाई, इसके बारे में मैं जरूरी बात करना चाहूंगा कि वहाँ के कपड़े, खाना, रहना पीना, बट बिफोर दैट कि हम अपने लाइन एंड लेंथ से उधर इधर ना चले, तो हम जल्दी से एक हमारे नाजरीन को एक छोटा सा आइडिया दे दे कि जो हमारी टीम गेम होती है वो कैसे होती है, और उसके बारे में कि हमारा मेन स्कोरिंग सिस्टम क्या रहता है उसका। हाँ बिल्कुल,
जो हमारी टीम गेम है ना, टीम गेम में हमारा मतलब उसमें आपको कोशिश करनी रहती होती कि आप रानी के करीब रहे, क्योंकि आपको एक हाउस होता है हमारा, जो आइस खेलते हैं उनको पता होता है हमारा हाउस क्या है। हाउस मतलब जो हमारा फील्ड है, एक 3 मीटर बाय 6 मीटर की जगह, जहाँ पे आपको उस जगह पे आपको रोकना है। एक जैसे हम फुटबॉल में एक डी बना लेते हैं, जहाँ से आप जहां तक आप उधर अंदर पहुंचने के बाद ही आप गोल कर सकते हो। ऐसे एक सिस्टम है कि एक लाइन खींची जाती है 3 मीटर बाय 6 मीटर के आसपास की, जिसे हाउस रेक्टेंगुलर, वहाँ पे आपको हम सेंटर में वहाँ पे एक रानी को रख देते हैं, जिसको पग भी बोलते हैं या डोबे बोलते हैं, वहाँ पे हम रख देते हैं और वहाँ उसके करीब आपको स्टॉक को रोकना होता है, और जहाँ जहाँ हाउस में रानी घूमे वहाँ पे आपको स्टॉक रहना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब अगर रानी अपनी जगह से हिल जाए, हाँ, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी उसके साथ में हिल जाता है, तो आपको उधर ही जाना पड़ेगा। रानी जिस कमरे में महल के आपको वही जाना है, जो उसके करीब है वही राजा है, वही राजा है। सही बात। तो जैसे अभी सरफराज भाई ने बोला, मेन मुद्दा तो यही होता है, बट सिर्फ ये है कि आपने पीछे जब जैसे हमने बोला राउंड 2 में 4 अलग अलग मुख्तलिफ खिलाड़ी होते हैं और 4 अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। वो चारों अलग अलग स्पेशलिस्ट अपने दाव पेच लगाते हुए रानी के करीब से करीब रहना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन आप अपने दुश्मन को भी रानी के रास्ते से हटा सकते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, उन्होंने पूरा घेरा डाल दिया है, रानी के आसपास है, तो आप एकदम जबरदस्त जोरदार हिट मार के सबको रास्ते से क्लियर कर देते हैं, ताकि आपका प्लेयर उसके बाद आके रानी के आसपास में जाए। तो कहने का मतलब है ये एक दिमागी दाव पेच है, दाव पेच वाली गेम है। इसमें हमें बहुत कुछ स्ट्रेटेजी और दिमाग के साथ आपको कभी किसी को हटाना पड़ता है, कभी अपने आप को रानी के पास रुकना पड़ता है, कभी कभी क्योंकि उनका करीब रहता है, क्योंकि वो भी ट्राई कर रहे थे आपको हराने की और आप ट्राई कर रहे थे उनको हराने की, तो कभी कभी आप भी उनका बाहर निकाल देते हो, कभी वो हमारा बाहर निकाल देते हैं। चलिए, ये तो जीत हार तो गेम है, स्पोर्ट्स का मतलब ही जीत हार होता है। तो हम एक और बात करें, जैसे सरफराज भाई हमने बहुत सारी बात कर ली, बट हम शायद ज़मीनी तौर पे ये ही भूल गए कि ये जो गेम है इसको प्रॉपरली आइस पे खेला जाता है। बिल्कुल आइस जो होती है सॉलिड आइस, स्नो नहीं, नॉट स्नो, बहुत डिफरेंस होती है एक स्नो में और आइस में, जिसमें नॉर्मली हम इस गेम को वहां खेलते हैं जहां आइस हॉकी वाली टीम अपने फील्ड पे खेलती है। हम उनके फील्ड को या जो आइस फिगर स्केटिंग वाले हैं वो वाले वहां पे भी खेलते हैं, उस जगह को हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके और हमारे गेम के डायमेंशंस काफी हद तक मिलते हैं। तो सरफराज भाई, मैंने भी खुद देखा है 10 घंटे तक एक ही जगह पे खड़े रहना बिना ठंड में, और वहां पे ठंड भी बहुत होती है, 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस होता है, और उसमें अपना फोकस बरकरार रखना। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि मैं कैसे खुद को वार्म रखूं, कैसे मैं खुद की जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन रखूं, और कैसे मैं फोकस रखी इस गेम को जीतने के लिए? सबसे पहले आपका जो ये इसमें शूज हमारे डिफरेंट आते हैं। इसमें वो नॉर्मल वाले शूज नहीं चलते, इसमें एक रबर सोल वाला शू आता है, जो कि अभी यूरोप में वो ज्यादा बना रहे हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हर जगह नहीं मिलते, अवेलेबल है नहीं, लेकिन ज्यादा वहीं पे मिलते हैं। तो हम लगा के रखते हैं, उससे आपको क्या रहता है, आपके जो ये पैर है वो पूरा एकदम उसमें फिट रहता है, और आपको ठंड ऊपर ज्यादा आती है नहीं। मतलब कहने का मतलब मोटा तगड़ा जूता, मोटा तगड़ा, और ऐसा जूता चाहिए जो स्किड ना करे, आइस पे स्किड ना करे। सही बात। और हमारा जो कपड़े होते हैं ना, तो कपड़े भी हमारे उसी तरीके के होते हैं, हम उसी तरीका के किट बनाते हैं, जो हमारा ड्रेस किट होता है वो उसी टाइप होता है कि आपको ठंड ना ज्यादा लगे। हाँ, वरना लोगों को ये समझ आएगा कि -30 में आप खेल रहे हो तो आपने 10 कपड़े पहन के खेलना पड़ेगा। फिर आप अपना शॉट कैसे लेंगे। लेकिन क्या है कि इसमें आजकल फ्लीस आते हैं, बहुत लाइट वेट फेदर वेट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, जो हमारे जो अल्पाइन स्कीयर्स है वो उस चीज को लगाते हैं। उसमें आपने अंदर से एक फ्लीस आपने पहनना पड़ता है, और ऊपर से आपकी यूनिफॉर्म एक नॉर्मल सा यूनिफॉर्म होता है, और जिसमें आप आपकी बॉडी वेट बाद में, हाँ, क्योंकि आप चाहते हो कि आप कम से कम कपड़े पहने, क्योंकि आप 8 से 10 घंटे आइस पे रहते हो और आपको खेलना है कंटिन्यू, आपको फोकस रहना है। और अगर आप ज्यादा कपड़े पहनते हो तो आप 1-1.5 घंटे के बाद आप बहुत थक जाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं, पसीना आना लग जाता है, पसीना आने लग जाता है, फिर उसके बाद आप अच्छे से नहीं खेल पाते। सही बात। और रही बात मेंटेनेंस की, खाने पीने का क्या सिस्टम रहता है? खाने पीने का हमको, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले हैं उनको यूरोप में बहुत प्रॉब्लम होती है खाने पीने की, तो
तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम यहीं से कैरी करते हैं जो हमको यहाँ, क्योंकि वहाँ पे वो मसाले वसाले ज्यादा प्रेफर करते हैं नहीं, तो हम ज्यादा यहीं से मतलब खाना वाना प्रेफर करते आपकी कहने का मतलब जैसे जर्मन का कल्चर हुआ या हाँ, चाइना का कल्चर हुआ, वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। हमारा साउथ इंडियन स्पाइसी वाला है। चलिए वो तो एक चीज है, वो तो टूर्नामेंट में लगा रहता है। मेरे कहने का मतलब था कि जब आप खेलते हो 10 घंटे 12 घंटे, तब आप अपनी एनर्जी, तब आप फूड हैबिट्स को कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम ज्यादातर जो ग्लूकोज वाले फूड है ना वो कैरी करते हैं साथ में, क्योंकि आपको हमेशा मतलब खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एनर्जी हर टाइम पे चाहिए, क्योंकि 10 घंटे 8 घंटे एक जगह खड़ा रहना या वो पॉसिबल नहीं रहता, तो इसलिए हम थोड़ी तो क्या हमें इसमें भी लंच ब्रेक मिलता? ब्रेक नहीं मिलता, बहुत कम ब्रेक मिलता है हमको, आधा घंटा ब्रेक मिलता है, लेकिन उसमें ज्यादातर हम स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं कि हमारा नेक उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, तो हमारा ज्यादा स्ट्रैटेजी में ज्यादा टाइम जाता है, और अगर हम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भारी हो जाते हैं, तो हम प्रेफर क्या करते हैं, हम हल्का फुल्का ही कुछ खा लेते हैं। तो आपके कहने का मतलब जो आपके बिटवीन शॉट्स जो आपका टाइम है, हाँ। कि हर शॉट के बीच में आपको 6 मिनट 7 मिनट मिलते हैं, आप उस 6 मिनट 7 हाँ, मिनट में या तो कॉफी या जूस हल्का फुल्का सा, फुल्का या डेक्सट्रोज की कोई टेबलेट हो हाँ, गई, या आपका प्रोटीन बार्स हो गए, प्रोटीन शेक्स हो गए, आप उनको लेके मेंटेन रखते हो अपनी एनर्जी लेवल को, ताकि आप इस गेम क्योंकि को। हमारा जो एक और प्लेयर रहता है जो मतलब सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी रह सकता है, वो हमेशा कैरी, क्योंकि हमको चाहिए, क्योंकि आप रह नहीं सकते 8-10 घंटे, आप भूखे नहीं रह सकते, और आपको फोकस चाहिए, तो और आपको ग्लूकोज बॉडी में हमेशा रहना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी में ग्लूकोज लो हो जाता है तो आप मतलब थोड़ी डिजी हो जाते हैं और एनर्जी लेस फील हो जाता है, उसके बाद आप फोकस ऑटोमेटिकली चला जाता है, आप चाहे कितना भी फोकस करने की कोशिश करो उसके बाद होता है नहीं, और आपको इसलिए आपको रेगुलर इंटरवल्स पे हमेशा जो भी नए खिलाड़ी है ना उनको आप थोड़ा सा टॉफीज या कुछ भी, ये नहीं हमेशा आप बड़े बड़े कुछ जूस या ले, थोड़े टॉफीज या कुछ भी जेब में रखा करो, आप खा दो, आपको उससे एनर्जी मिलती रहेगी। चलिए ये तो गेम के बारे में रहा। जैसे आप सबको पता है इन दिनों कोविड-19 चल रहा है और पूरा दुनिया इसके आलूगी में है, पूरा दुनिया इसके घेरे में आ गया है। हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपनी रूटीन्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मैं सरफराज जी से जानना चाहूँगा कि वो इस टाइम कैसे जूझ रहे हैं अपने गेम में, अपना स्टेमिना या अपने गेम की रूटीन को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल, मुझे लगता है स्पोर्ट्स पर्सन जो है इन जनरल सबको प्रॉब्लम बहुत हो जाती है इसमें, या एक्चुअली है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन का हमेशा स्टेमिना। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि आप एक महीने में स्टेमिना कर सके, ये एक रेगुलर चीज रहती है हमेशा कि आप कनेक्ट होनी चाहिए अपने स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि इरफान भाई को पता है हम अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी हमारा जो टारगेट है एक्चुअली हमने उसके बारे में बात की नहीं है कि हमारा फ्यूचर है क्या, हम नेक्स्ट सेगमेंट में उसको भी डिस्कस करेंगे, हमारा आगे मिशन है कि हम क्यों इतना कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल ये आज हमारा पहला वेबिनार है जो हम अपने जो हमारे इंडिया में हर राज्य से जो खिलाड़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कनेक्टिविटी देने के लिए, या जो नए बच्चे इसमें आना चाहते हैं उनको गेम के बारे में एक थोड़ा सा सेंस देना चाहते हैं। और हमारी आगे कोशिश रहेगी कि हम डिटेल में सेगमेंट बाय सेगमेंट की इक्विपमेंट के बारे में, खेल के बारे में, खिलाड़ी के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसके रिजीम के बारे में, सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये एक हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब छोटा सा हमारा आशा था कि हम ताकि मतलब वो भी कनेक्टेड रह सके, हम उनको इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि हमको मैसेजेस आती है हमेशा, फेसबुक पे मैसेज आती है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि हमें आई स्टॉक के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत से आपको भी मैसेजेस आती होंगे हमेशा कि हमें स्पोर्ट के बारे में हमें खेलना है। स्पेशली जब से हम ओलंपिक्स में आए हैं या ओलंपिक कम्युनिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी ने हमें मान्यता दी है, तब से रोज फोन बजते शुरू हो जाते हैं, रोज सर ये नया गेम है, इसका नाम क्या है, मैं खेलना चाहूंगा। उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं एक छोटा सा लास्ट सेगमेंट मैसेज लेना चाहूंगा सरफराज की तरफ से कि वो जो नए आने वाले खिलाड़ी है या जो अभी तक आई स्टॉक खेल रहे हैं, उनको क्या अपने एक शॉर्ट ब्रीफ एक क्या पैगाम देना चाहते हैं आप उनको, कि कैसे हम इस सिचुएशन, कोविड-19 वाली सिचुएशन से बाहर आए और कैसे हम अपने लेवल को मेंटेन रखें, ताकि वापस आते ही हम गेम को दोबारा रिस्टार्ट करें और हम इसे अच्छे से आगे ले। बिल्कुल, अभी जो हमारे जो भी आई स्टॉक प्लेयर्स हैं, वो हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहते हैं, उनको सेंड करते हैं।
जैसे हमने अपनी रिसेंटली हाँ। चैलेंज किया था, 70 सेंटीमीटर बाइक 2 स्टॉक्स इन 70 सेंटीमीटर चैलेंज वो हमने किया था ताकि वो कनेक्टेड रहे। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अभी हम यहाँ वहाँ बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि लॉकडाउन था, तो घर पे सारे सेफ थे, तो वो ज्यादा यहाँ वहाँ नहीं जा पाए, घर के बाहर ही कर दिया हमने, इसलिए वो सबने वो किया था। मुझे लगता है होपफुली तो कहने का मतलब कि सरफराज भाई का कहने का मतलब है कि सब अपनी पर्सनल हाइजीन, पर्सनल फिटनेस मेंटेन रखे, घर में ही रहे, घर से बाहर ना जाए, हुकूमत के दिए हुए जो अहकाम है उनको फॉलो करे और सख्ती से उनका पालन करे, ताकि हम इस जो मजहर है ये कोविड-19 का, इससे बचे और अपने साथ साथ दूसरों को भी इससे दूर रखे और दूर रखने की कोशिश करे। सरफराज भाई, मुझे अच्छी तरह से याद है ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने इस सब जगह को सैनिटाइज किया था, खुद आपस में एक सैनिटाइज किया था और प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन रख के इस प्रोग्राम को किया है, और इस प्रोग्राम तक यहाँ तक पहुँचने में मतलब हमने इसका पूरा ख्याल रखा। और यही मैसेज हम आप सब शायकीन को देना चाहते हैं, जो इस खेल के जो यूट्यूब के हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फेसबुक पे है, जो हमारे इंस्टा पे है या ट्विटर पे है। बहुत जल्दी हम इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? ये एक छोटी सी पहल थी, छोटी सी पेशकश थी। आप हमें अपने कमेंट्स और लाइक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हो कि आपका हमारा प्रोग्राम आप तक किस हद तक पहुंचा और किस हद तक आपको हम छू पाए, ताकि हम इसको और बेटर बनाएं और अच्छा बनाएं। और जब तक कि हमारा ये कोविड वाला सिस्टम है तब तक हम ऑनलाइन रहे और आपको और जानियाब करें इसके रूल्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरफराज भाई, इट्स रियली नाइस।